हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल गुरुजी 4.0 में। मैं नरेंद्र सिंह आपके लिए लेके आया हूँ आज 6 नवंबर की करंट अफेयर्स। तो जैसा कि आप रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं, आपको पता होगा कि हम डेली सुबह एक करंट अफेयर्स की क्लास लेके आते हैं जो आपके लिए किसी भी एग्जाम में, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे आरएएस की हो, चाहे यूपीएससी हो, हर एग्जाम में हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो आज 6 अक्टूबर की करंट अफेयर्स पे डिस्कस करते हैं अपन। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है अपना, भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 का आयोजन किस संगठन ने किया है? तो कौन से संगठन ने किया है वो? सरहद पुणे ने। कौन से संगठन ने किया है? सरहद पुणे ने। चलो इसका विश्लेषण देखते हैं। भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 का आयोजन 3 नवंबर 2025 को गुवाहाटी असम में किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? गुवाहाटी असम में किया गया। ये पुरस्कार केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री डॉक्टर ज्योतिरादित्य एम सिंधिया द्वारा प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वाले एक गैर सरकारी संगठन सरहद पुणे द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? सरहद पुणे द्वारा। यही अपने से प्रश्न पूछा था। यह समारोह डॉक्टर भूपेन हजारिका 1926 से 2026 की 100वीं जयंती शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। तो मैंने कल परसों भी आपको बताया था, किसी भी जयंती की 150 वर्ष पूरे हो रही है, किसी की 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो उसी दृष्टि से ये पर्सन भी अपने लिए क्या हो जाता है? इम्पोर्टेंट। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आने की बहुत बहुत संभावना है, तो इस पर्सन को भी थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखें। चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये इंग्लिश वर्जन है उसी क्वेश्चन का, तो इंग्लिश मीडियम वाले जो भी स्टूडेंट है, जो भी साथी हैं, वो इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन को देख ले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है थिम्पू में। थिम्पू किसकी राजधानी है? भूटान की। किसकी राजधानी है? भूटान की। और ये भूटान में ही आयोजित किया जा रहा है। चलो इसका विश्लेषण देखते हैं। वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव 2025 थिम्पू भूटान में 4 नवंबर 2025 को शुरू हुआ। कब शुरू हुआ ये? 4 नवंबर 2025 को। और यह महोत्सव 4 नवंबर से 17 नवंबर 2025 यानी कि 13 दिन चलने वाला है ये महोत्सव, जो 17 नवंबर को इसका समापन हो जाएगा। इसका आयोजन भूटान की शाही सरकार द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? भूटान की शाही सरकार द्वारा थिम्पू में इसका आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य बौद्ध शिक्षाओं के माध्यम से वैश्विक शांति, करुणा और सद्भाव को बढ़ावा देना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य कूनो और गांधी सागर के बाद चीतों का तीसरा घर बनने वाला है? तो ये कौन कौन से हैं? एक तो कूनो अभ्यारण्य है और एक गांधी सागर अभ्यारण्य है जो कि एमपी में स्थित है। इनके अलावा तीसरा जो अभ्यारण्य है कौन सा है जो चीतों का घर बनने वाला है? तो वो है नोरा देही वन्यजीव अभ्यारण्य। और ये कहाँ स्थित है? ये सागर जिले में स्थित है। साथ ही सागर के साथ साथ और 2 जिले हैं एमपी के, तो कौन से हैं वो? तो आप कमेंट करके बताएंगे। इसका विश्लेषण देखते हैं। मध्य प्रदेश ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर अभ्यारण्य के बाद नोरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य को चीतों का तीसरा आवास घोषित किया है। नोरादेही भारत के सबसे बड़े अभ्यारण्यों में से एक है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 1197 वर्ग किलोमीटर। यह मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिलों में स्थित है। कौन कौन से जिलों में स्थित है? सागर, दमोह और नरसिंहपुर, 3 जिलों में स्थित है। यमुना और नर्मदा नदी की घाटियों के बीच ये स्थित है। कौन कौन सी नदियों की घाटियों के बीच में है? यमुना और नर्मदा। यह नदियां बामनेर, कोपरा और प्रमुख यहाँ की नदियां हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्या है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस भारतीय लेखिका के उपन्यास द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सन्नी को 2025 के बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये जो उपन्यास है, इस उपन्यास को 2025 के बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो इसके लेखिका कौन है? किरण देसाई। कौन है? किरण देसाई। इसका विश्लेषण देखते हैं। लेखिका किरण देसाई को उनके उपन्यास द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी के लिए बुकर्स पुरस्कार 2025 के लिए शॉर्टलिस्ट में शामिल किया गया है। यह उपन्यास भारत और अमेरिका के बीच फैली भावनात्मक जटिलताओं का अन्वेषण करता है, जिसमें प्रेम, पहचान और विस्थापन की थीम को जोड़ा गया है। कहानी की शुरुआत सोनिया और सनी की एक रात की ट्रेन यात्रा में मुलाकात से होती है, जहां वे अपने दादा दादी द्वारा तय किए गए पुराने रिश्ते को फिर से याद करते हैं। तो ये एक कहानी है जो पुराने रिश्तों से रिलेटेड है, तो उन्हीं की चर्चा इस कहानी में की गई है। सोनिया, जो वर्मोंट से साहित्य की पढ़ाई पूरी करके भारत लौटी है, अपने महत्वाकांक्षा, आघात और अंधविश्वास से जूझ रही है। और सनी क्या है, कौन है? जो न्यूयॉर्क में पत्रकार है, निर्वासन और पारिवारिक संघर्ष से गुजरते हुए अपनी पहचान को पुनः परिभाषित कर रहा है। तो एक कहानी पे ये आधारित है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये इंग्लिश मीडियम वाले साथी देख लेंगे इंग्लिश वर्जन को। तो अगला क्वेश्चन क्या है अपना? यूरोप में प्रतिष्ठित लेवल्स फाइट लीग LFL जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो कौन बने हैं वो? संग्राम सिंह। कौन बने? संग्राम सिंह। ये जो मेरे पीछे आप फोटो देख रहे होगे, ये है संग्राम सिंह की फोटो। चलो इसका विश्लेषण देखते हैं अपन। संग्राम सिंह यूरोप में आयोजित लेवल्स फाइट लीग LFL में मुकाबला जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने यह जीत नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में आयोजित LFL 20 में हासिल की है। प्रतिद्वंदी ट्यूनीशिया के हाकिम त्राबेल्सी एक अनुभवी MMA स्ट्राइकर और पहलवान, मतलब इनका अपोजिट में कौन थे? एक ट्यूनीशिया के हाकिम त्राबेल्सी थे, जो बहुत ही अनुभवी पहलवान थे। ठीक है दोस्तों। और उस मैच में उन्होंने पाकिस्तानी फाइटर अली रजा नासिर को 90 सेकंड से भी कम समय में हराया था एक मैच में। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? अगला क्वेश्चन है अपना, चार्ल्स कोस्टे, जिनका हाल ही में 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया, किस खेल से जुड़े थे? तो बताओ आप, किस खेल से जुड़े हुए थे? ये जुड़े हुए थे साइकिलिंग से। किससे जुड़े हुए थे? साइकिलिंग से। तो दोस्तों मैं अगर आपको मैं बताना चाहूँ, जो हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लास होती है, इसकी जो PDF आपको फ्री प्रोवाइड कराई जाती है डेली, तो उसके लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है गुरुजी फॉर एग्जाम के नाम से, गुरुजी फॉर एग्जाम, किस नाम से है? गुरुजी फॉर एग्जाम। ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, तो इसको ज्वाइन करो, जिसपे आपको करंट अफेयर्स की, जनरल अवेयरनेस की और बाकी बहुत सारा स्टडी मटेरियल जो आपको हर एक एग्जाम में हेल्पफुल रहने वाला है, तो वो आपको उसकी PDF फ्री प्रोवाइड कराई जाती है। तो उसकी PDF प्राप्त करने के लिए हमारा ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। साथ ही जो ये वीडियो आप देख रहे हो गुरुजी 4.0, ये हमारा YouTube चैनल है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और आपको लग रहा है कि ये आपके किसी भी दोस्त के लिए हेल्पफुल हो सकती है, तो उसको शेयर करना ना भूले इस वीडियो को। और साथ ही आगे की करंट अफेयर्स और साथ ही और स्टडी के लिए कोई भी हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको जो भी हम वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों।
तो इसका विश्लेषण देखते हैं। चार्ल्स कोस्टे एक महान फ्रांसीसी ओलंपिक साइकिल चालक और अपनी मृत्यु तक दुनिया के सबसे उम्रदराज जीवित ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता थे। मतलब क्या है कि ये एक फ्रांसीसी हैं और ओलंपिक में साइकिल चला के इन्होंने मेडल जीता था। और अब तक ओलंपिक में जिसने मेडल जीता है वो सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन है? यही है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और 101 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। फ्रांसीसी मीडिया द्वारा 3 नवंबर 2025 को उनकी मृत्यु की सूचना दी गई, अर्थात 3 नवंबर 2025 को 101 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो गया। कोस्टे ने 1948 के लंदन ओलंपिक में ट्रैक साइकिलिंग टीम परस्यूट में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। और 1948 के स्वर्ण पदक विजेता दल में उनके साथी पियरे एडम, सर्च ब्लूसन और फर्नांड डेकानाली थे। ठीक है दोस्तों। 1949 में कोस्टे ने ग्रैंड प्रिक्स डेस नेशंस जीता, जो 140 किलोमीटर का टाइम ट्रायल इवेंट था, जिसे व्यक्तिगत टाइम ट्रायलिंग की अनौपचारिक विश्व चैंपियनशिप माना जाता है। वो भी इन्होंने जीता है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में आईआईटी कानपुर द्वारा 2025 में विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार, क्या है? विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? ज्ञानेश कुमार को। किसको किया गया है? ज्ञानेश कुमार को। जो मेरे पीछे आप फोटो देख रहे हो, ये है इनकी फोटो। अब आप ये देख रहे होगे कि ये तो स्टूडेंट नहीं लग रहे, लेकिन देखो यहाँ पे क्वेश्चन में पढ़ो कि पूर्व छात्र पुरस्कार है, विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार। और इनके बारे में और जानकारी देना चाहूंगा मैं आपको। ये मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को आईआईटी कानपुर द्वारा विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार DAA से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार आईआईटी कानपुर के 66वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान प्रदान किया गया था। और ज्ञानेश कुमार आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र रह चुके हैं। और किस वर्ष? जिन्होंने 1985 में सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की पढ़ाई पूरी की थी। मतलब 1985 में ये वहां के स्टूडेंट रह चुके हैं। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यरत हैं। और आईआईटी कानपुर ने इनको विशिष्ट छात्र पुरस्कार, पूर्व छात्र पुरस्कार से सम्मानित इनको किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, भारतीय सेना का विशाल अभ्यास वायु समन्वय सेकंड किस प्रकार के भूभाग में आयोजित किया गया था? तो किस प्रकार के भूभाग में आयोजित किया गया था? ये किया गया था रेगिस्तानी क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में किया गया था? रेगिस्तानी क्षेत्र में। चलो इसका विश्लेषण देखते हैं। वायु समन्वय सेकंड भारतीय सेना का एक प्रमुख ड्रोन और ड्रोन रोधी अभ्यास था। यह 28 और 29 अक्टूबर 2025 तक आयोजित किया गया था। और यह अभ्यास दक्षिणी कमान के अग्रिम रेगिस्तानी इलाकों में हुआ। कहाँ हुआ? दक्षिणी कमान के अग्रिम रेगिस्तानी इलाकों में हुआ। इसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ PVSM और AVSM ने किया। इस अभ्यास का उद्देश्य ड्रोन युद्ध में परिचालन तत्परता का परीक्षण करना था। क्या था इस अभ्यास का उद्देश्य? ड्रोन युद्ध परिचालन में तत्परता का परीक्षण करना। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना, भारत का 94वां रामसर स्थल गोगाबिल झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है? यह है बिहार राज्य में। तो दोस्तों इससे पहले भी हमने चर्चा की थी। बिहार के 2 स्थल और थे जो कुछ दिन पहले ही रामसर साइट में शामिल हुए हैं। तो मैं ये आपसे चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में आके और उनका नाम कमेंट बॉक्स में डालें कि वे 2 कौन से स्थल थे। चलो उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। बिहार के कटिहार में स्थित गोगाबिल झील को नवंबर 2025 में भारत का 94वां रामसर स्थल घोषित किया गया। गंगा और महानंदा नदियों के बीच स्थित गोगाबिल बिहार का पहला सामुदायिक अभयारण्य है जिसका प्रबंधन स्थानीय लोगों द्वारा किया जाता है। यह झील
बाढ़ के मैदान की आर्द्र भूमि के रूप में कार्य करती है और प्रवासी पक्षियों सहित समृद्ध जैव विविधता को आश्रय देती है। अब देखो, जो मैंने आपसे पूछा था ना, दो स्थल कौन से थे, गोगाबिल जो अभी हुआ है, गोकुल जलाशय जो कुछ दिन पहले हुआ था, और उदयपुर झील ये भी कुछ दिन पहले ही हुआ था, मिलकर बिहार के बढ़ते रामसर क्षेत्र को चिन्हित करते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें आपको बताऊं, भारत में अब तक 94 रामसर स्थल हैं जो एशिया में सबसे अधिक हैं, और यूके में कितने हैं, 176, और मैक्सिको में कितने हैं, 144, जो विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर अपने पे। अगला क्वेश्चन है अपना, नवंबर 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया है? विश्वजीत सहाय को। किसको किया है नियुक्त? विश्वजीत सहाय को। सीजीडीए की फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। क्या है? कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। तो फुल फॉर्म पे भी आप फोकस रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में फुल फॉर्म्स भी पूछ ली जाती हैं। चलो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। श्री विश्वजीत सहाय को रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA का नया पदभार सौंपा गया है। वे भारतीय रक्षा लेखा सेवा IDAS के 1990 बैच के अधिकारी हैं। कौन से बैच के अधिकारी हैं वो? 1990 के बैच के अधिकारी हैं। विश्वजीत सहाय दिल्ली विश्वविद्यालय के एक सेंट स्टीफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र रह चुके हैं। उन्होंने 1 नवंबर 2025 को आधिकारिक रूप से पदभार ग्रहण किया है। ठीक है दोस्तों, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये आज अपने करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अब आगे के जो 8 क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस के, उनमें आपको पहले कोई जानकारी दी जाएगी और फिर उसी से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलो उन पे चर्चा करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। चलते हैं पहले प्रश्न पर। बिहार की गोगाबिल झील भारत का 94वां रामसर स्थल बन गई है। ये जस्ट पीछे की स्लाइड में अपन पढ़ के आए हैं। इसी संदर्भ में बताइए कि भारत में पहला रामसर स्थल कौन सा था? तो पहला रामसर स्थल कौन सा था? पहला रामसर स्थल था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? भरतपुर। कहाँ स्थित है? भरतपुर, राजस्थान में। ये रामसर स्थल में शामिल कब हुआ था? 1981 में। 1982 में क्या हुआ था? इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था 1982 में। और 1985 में क्या हुआ था? 1985 में हुआ था दोस्तों यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल 1985 में किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? भूटान 2025 में वैश्विक शांति प्रार्थना का महोत्सव का आयोजन कर रहा है। इस संदर्भ में बताइए कि वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव किस परंपरा से प्रेरित है? तो किस परंपरा से प्रेरित है दोस्तों? बौद्ध शिक्षाओं से प्रेरित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? भारत में वेतन में अनुचितता की धारणा सबसे कम दर्ज की गई है। ठीक है, ये तो अपने को कोई कथन दे दिया। अब ADP रिपोर्ट में ये बताया गया है। इसी संदर्भ में बताइए भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया दोस्तों?
1948 को लागू किया गया था। ये कब लागू किया गया? 1948 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सॉरी सॉरी। आईडीसीए ने 2025 में बधिरों के लिए 9वीं T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप शुरू की है। क्या की है? बधिरों के लिए 9वीं T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप शुरू की है। इसी संदर्भ में बताइए कि भारतीय बधिर क्रिकेट संघ आईडीसीए किस अंतरराष्ट्रीय संस्था में से संबंध है? तो वो कौन सी है? DICC। ये देखिए, ये क्या है कि इंडियन डीफ क्रिकेट एसोसिएशन किससे संबंधित है? ये डीफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से इसका संबंध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? सरकार ने विशेष इस्पात के लिए तीसरे दौर PLI 1.2 योजना शुरू की है। इस संदर्भ में बताइए कि भारत सरकार द्वारा उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना किस पहल के तहत शुरू की गई? तो वो किस पहल के तहत शुरू की गई है? वो मेक इन इंडिया पहल के तहत शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है अपना, अमेरिका ने 33 साल बाद परमाणु हथियारों का परीक्षण फिर से शुरू कर दिया है, जो वैश्विक परमाणु नीति में बड़े बदलाव का संकेत है। अब भारत की परमाणु नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर अपने को विचार करना है। इसमें क्या है? भारत अपने 2003 के परमाणु सिद्धांत के तहत पहले प्रयोग न करने की नीति का पालन करता है। तो ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या है? भारत परमाणु परीक्षण रोकने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी है। नहीं दोस्तों, ये बात गलत है, कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। अगला क्या है? भारत 3 चरणीय थ्योरियम आधारित कार्यक्रम के माध्यम से शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा देता है। ये बात सही है। भारत 3 चरणीय थ्योरियम आधारित कार्यक्रम के माध्यम से शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा का उपयोग को बढ़ावा देता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 और 3 कौन से में है? ऑप्शन नंबर ए में। तो ये वैश्विक परमाणु हथियार संधियां हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? भारत 1 नवंबर को 8 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना दिवस मनाता है। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कथन? धर आयोग 1948 ने राज्य पुनर्गठन के आधार के रूप में भाषा को अस्वीकार कर दिया। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल दोस्तों, ये बात सही है। JVP समिति 1949 ने प्रशासनिक सुविधा के लिए तत्काल भाषाई पुनर्गठन का समर्थन किया था। नहीं, ये बात अपनी गलत हो जाएगी। और तीसरा क्या है? फजल अली आयोग 1953 ने मुख्य रूप से भाषाई और प्रशासनिक आधार पर पुनर्गठन की सिफारिश की। तो ये बात अपनी सही है। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलो आइए देखते हैं कौन कौन से 5 राज्य हैं जिनका स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। पहला है आंध्र प्रदेश, जो जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। दूसरा कौन सा है? केरल, जिसकी भी कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। और तीसरा कौन सा है? कर्नाटक, जो भी 1 नवंबर 1956 को स्थापित हुआ था। अर्थात ये 3 जो राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, इन तीनों की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1956 को। तमिलनाडु की स्थापना भी 1 नवंबर 1956 को मद्रास राज्य के रूप में स्थापित हुआ था, जिसे बाद में 1967 में तमिलनाडु का नाम दे दिया गया। अर्थात ये 4 जो स्टेट हैं, इनकी सभी की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। तमिलनाडु की जो स्थापना हुई थी वो मद्रास राज्य के नाम पे हुई थी। बाद में 1967 में जाके इसको तमिलनाडु का नाम दे दिया गया। इसके अलावा हरियाणा 1 नवंबर 1966 को स्थापित हुआ था, पंजाब 1 नवंबर 1966 को, मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1950 को और छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का लास्ट क्वेश्चन है अपना, बसावन द्वारा निर्मित मुगल लघु चित्रों का परिवार
ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो क्रिस्टीज लंदन में 10.2 मिलियन में बिका। ठीक है, लंदन में 10.2 मिलियन यूरो में बिका। तो मुगल शासकों और चित्रकला में उनके योगदान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन क्या है? शाह तहमास्प के दरबार में रहने के बाद हुमायूं ने भारतीय चित्रकला में फारसी प्रभाव डाला। ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है? अकबर ने शाही अटेलियर की स्थापना की और भारतीय विषयों को फारसी तकनीकों के साथ एकीकृत किया। ये बात भी सही है। तीसरा क्या है? जहांगीर के काल में शाही संरक्षण के अभाव के कारण मुगल चित्रकला का पतन हुआ। तो ये बात गलत हो जाएगी। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा जिसमें एक और दो है? ऑप्शन नंबर बी। तो मुगल चित्रकला का जो पतन है वो कब हुआ था? मुगल चित्रकला का पतन औरंगजेब के शासनकाल 1659 से 1707 में शुरू हो गया था, जब शाही संरक्षण का समाप्त हो गया और कलाकारों को अन्यत्र शरण लेनी पड़ी। इसके बाद 18वीं सदी के अंत तक औरंगजेब के बाद के कमजोर शासकों और ब्रिटिश प्रभाव के कारण इसमें और गिरावट आई और अंततः मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के आगमन पर यह कला लगभग लुप्त हो गई। अर्थात औरंगजेब के शासनकाल में शाही जो चित्रकला के जो हैं उनका पतन शुरू हो गया था। तो ये हो गए अपने जनरल अवेयरनेस के सवाल। आज हमने करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस दोनों के क्वेश्चन कर लिए कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास समझ में आई होगी। अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, नहीं अच्छी लगी हो तो क्लास को डिसलाइक करें और साथ में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्लास में क्या कमी रही है। उन कमियों को हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।